सभी लोग आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर चालू किया गया है वैद्युत विभव एवं क्षेत्र। तो अब वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, तो इसमें हम अब आगे पढ़ना चालू करेंगे कि मूल आवेश क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि मूल आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानना चालू करते, क्योंकि हमको पता था कि जब भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस प्लास्टिक को या इस नायलॉन को इसके कपड़े पे रगड़ते हैं तो इसमें एक चार्ज आ जाता, आवेश आ जाता था, जो छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हमने उस आवेश को क्या कहा था कि हाँ, इसके अंदर कोई आवेश आया है, कोई शक्ति आई है जो इसके अंदर ऐसी क्षमता विकसित करता है। फिर हमने देखा था कि आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा था आवेश हमारे दो प्रकार के होते थे। कौन कौन होते थे? एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और इनके नामकरण प्लस और माइनस क्यों किए गए, तो हमने देखा था क्योंकि दोनों मिलकर आपस में शून्य बनाते हैं, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके नाम को क्या रखा, प्लस और माइनस, मैथमेटिकली ना, क्योंकि गणितीय संक्रियाओं में ही ऐसा संभव है कि दो राशियां मिलकर आपस में क्या बना दें, शून्य बना दें। तो आज हम चालू करते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। हमने जब पदार्थ के बारे में और जानकारी ली तो हमको समझ में आया कि जब हम किसी चीज को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन छिटक कर एक दूसरे में चले जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं तो शक्ति किसके द्वारा, आवेश किसके द्वारा गया, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि आवेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके नाभिक में स्थित होते हैं, जो बाहर निकलना संभव नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों का आवेश का आदान प्रदान होगा तो किसके द्वारा होंगे, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। फिर हमने ये भी देखा कि जब भी हम किसी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो एक में अगर इस पे 5 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो इस पे 5 का प्लस आ जाता है और इस पे 5 का माइनस आ जाता है। तो हमने ये भी याद कर लिया था कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उस पे उतने का धन आवेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतने का उस पे ऋण आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लस और माइनस केवल एक हमने अपने सिंबल बना लिए, याद करने का अपना एक तरीका है, कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो अब मूल आवेश क्या होता है, तो हमने कहा एक पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ आवेश जाने का मतलब ये होता है कि इस पदार्थ से कुछ पदार्थ इस पे गया, अर्थात जब भी पदार्थ जाएगा तो आवेश को साथ में लेके जाएगा। या हम कहते हैं अगर कोई भी आवेश किसी पे गया तो आवेश जाने का मतलब होना है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं, या तो एक पदार्थ ने दूसरे पे इलेक्ट्रॉन दिया या दूसरे ने पहले पे दिया है। तो जब इस प्रकार आवेशों का आदान प्रदान होता है तो कितना जाता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, वो कितना मिनिमम जाएगा, तो हमको समझ में आता है कि सबसे कम कितना जा सकता था। हमने रगड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 2 जा सकते थे, 3 जा सकते थे, 2.5 नहीं जा सकता, 1.5 नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक की ये नहीं जाना कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े होते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक मूल है। क्योंकि हमने परमाणु के अंदर का अध्ययन किया तो हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉनों को तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब जब भी हम रगड़ेंगे तो रगड़ के आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, अर्थात। और अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों को किससे प्रदर्शित करें, ई से प्रदर्शित करें, इलेक्ट्रॉन को हम किससे प्रदर्शित करें, ई से, तो ये घर्षण के द्वारा, हम अगर घर्षण के द्वारा पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो कितना जा सकता है। हमने कहा 1 ही जा सकता है, 2 ही जा सकता है, 3 ही जा सकता है, 4 ही जा सकता है, डॉट डॉट कितने भी हम भेज सकते हैं रगड़ रगड़ के। हमने रगड़े 100 चले गए, तो कितने ही गए, 100। अच्छा, ई क्या है, हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन कितनी शक्ति लेके जाता है। हमने रगड़ा और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शक्ति तो आती ही है, तभी तो हम कहते हैं आवेश आया है। क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या क्षमता आ गई कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर उठा लें। बहुत सारी इलेक्ट्रॉन पावर दिखाता है। जैसे हम फेविक्विक को क्या करते हैं, एक फेविक्विक लेते हैं, 2 पन्नों के बीच में लगाते हैं, चिपकाते हैं, वो इतनी मजबूती से चिपका लेता है कि लौट के छोड़ता नहीं। गम से लगाते हैं, लेई से लगाते हैं, कुछ समय बाद छूट जाता है। तो हम देखते हैं कहाँ पे उनके आवेशों की शक्ति ज्यादा है, आकर्षण, और कहाँ पे कम है। तो कभी कभी हमको बहुत ज्यादा, हमने इस पे रगड़ा, मिटाते हैं, मिट जाता है। पक्का वाला हाईलाइटर लाए तब लिख दें एक बार तो नहीं छूटता है। तो यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पदार्थ को रगड़ के हमने कितने भेजे। हमने कहा डॉट डॉट करके हमने एन ई तक की भेज दी। एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चूंकि आपको पता, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो हम कहेंगे 1 का आवेश है, 2 गए तो 2 का आवेश है, 3 गया तो 3 का आवेश। और आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना हो गया, एन ई हो गया। कितना हो गया, एन ई हो गया। अर्थात आवेश कितना होगा, किसी पदार्थ पे आवेश, पदार्थ पर
आवेश कितना हो जाएगा, तो n हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E क्या है, हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी शक्ति है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बात नहीं करी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आवेश, कितनी क्षमता होती, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब याद रखिएगा, आपको एक गायत्री मंत्र की तरह याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो एक ई, या इसको हम ई कह दें, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन पे इतना ही प्लस का आवेश होता है, दोनों पे होता है लेकिन समान मात्रा में, इसलिए दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है। कारण क्या, जितने का ये माइनस रखता है उतने का वो प्लस रखता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, सदैव प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो ई बराबर होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अभी हमने देखा कि पावर जितनी ज्यादा माइनस में होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो हमको तो इतने कूलम के बारे में पता है, अभी हमको एक कूलम नहीं पता है, अभी हमको सी नहीं पता है, और हो सकता है आप पहली बार में भी पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बार तो कूलम शब्द ही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन आपने हाई स्कूल में पढ़ा है इसलिए आपको आवेश का मात्रक पता होगा। तो अब कूलम क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे जानना चालू करेंगे, और अभी तक के हम केवल इसमें ये इतना जान लेते हैं, ठीक है। फिर आवेश के आपके कुछ मूलभूत गुण नजर आएंगे, उन मूलभूत गुणों को हम जानेंगे। आवेश का और याद रखिएगा कि आवेश, इसका मान किसने ज्ञात किया था, तो मिलिकन ने किया था। किसने याद किया था, मिलिकन, याद रखिएगा किसने किया था, मिलिकन। तो ई का मान किसने निकाला था, सर्वप्रथम मिलिकन ने निकाला था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आवेश की जो परमाणुकता है हमने बता दिया, 1e 2e कितना होता है, तो आप याद रखेंगे डॉट डॉट करके लाएंगे, तो क्यों बराबर कितना होगा, Ni होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि आवेश का संरक्षण, हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का, अच्छा आवेश का संरक्षण कहने का मतलब ये कि हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना एक प्रकार से हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवेश का संरक्षण का नियम यही इतना कहता है कि हम आवेशों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम आवेशों को नष्ट कर सकते हैं। सामान्यतः समझिए कि हमने जब भी पदार्थ को रगड़ा तो पदार्थ के अंदर स्वयं आवेश होते हैं, क्योंकि एक पदार्थ के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका मतलब आवेश उसी के अंदर मौजूद होते हैं, केवल हम उनका आदान प्रदान करते हैं। दो पदार्थों को रगड़ने के बाद इससे कुछ इस पे चले गए तो इस पे कुछ अतिरिक्त हो गए, जिस पे अतिरिक्त हो जाएंगे उस पे उतने का ऋण आवेश आ जाता है, जिस पे से निकल जाते हैं उतने का उस पे धन आवेश आ जाता है। लेकिन इन टोटल दोनों को हम संयुक्त निकाले तो हम देखेंगे इस निकाय, अगर हम दोनों को कहें कि ये पूरा सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर कुल आवेश कितना है, वो 0 है। क्यों, हमने कहा कि हमने कल की क्लास में उदाहरण हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हमने कहा मान लीजिए इसके पास पहले 100 का आवेश था, इसके पास भी 100 था, हमने रगड़ा, बाय द वे क्या हुआ, रगड़ने से 5 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। अब 5 जब चले गए, अच्छा पहले 100 था इलेक्ट्रॉन तो इस पे आवेश क्यों नहीं था, तो हमने पढ़ा कि अगर 100 ई थे तो 100 ई तो इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस के होंगे, लेकिन इसके अंदर उतने तो प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन 100 ई किसके लिए बैठे होंगे, प्लस का, तो 100 ई माइनस का 100 ई प्लस का मिलके 0, तो सामान्य अवस्था में तो परमाणु उदासीन था, ये भी ऐसे ही था। लेकिन जब हमने रगड़ा तो अगली बार क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहरी संपर्क में थे, वो छिटक के इस पे चले आए 5, तो अब इस पे 95 माइनस वाले बचे, प्लस वाले प्रोटॉन के 100 थे। अब घटाए तो हमने देखा कि 5 का बचा हुआ है, इसका मतलब 5 का धनात्मक है और 5 का इस पे ऋणात्मक हो गया, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जिससे इससे जितने जाएंगे उतने का इस पे धन आवेश आएगा और इतने का इस पे ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये चीज जब हमको समझ में आई तो हमने ये देखा, हमने आवेश को उत्पन्न नहीं किया, आवेश हमने अपने तरफ से थोड़े ना लाके 5 भर दिए, वो इसी के अंदर था सिस्टम में, और वही इसलिए कहते हैं कि हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, एकल आवेश को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। आवेश किस में उत्पन्न होंगे, जोड़ी में। जैसे ये रगड़े
तो हम देखते हैं क्या उत्पन्न होता है, इस पे 5 का माइनस उत्पन्न हुआ तो इस पे 5 का प्लस। तो आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होंगे, पेयर में बनेंगे। सिंगल एकल आवेश को तो याद रखिएगा, परिभाषा में आप ये सुधार लेंगे एकल आवेश, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी एक पदार्थ पे आवेश आ जाए दूसरे पे ना आया हो ऐसा संभव नहीं। हमने रगड़ा, इस पे 5 का अगर धन आवेश आया तो इस पे 5 का ऋण आवेश आ गया, ऐसा नहीं हुआ कि इस पे 5 का धन आवेश आ गया और किसी पदार्थ या उस सिस्टम में कहीं पे ऋण आवेश गया ही ना हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए याद रखेंगे कि एकल आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। एकल मतलब सिंगल, किसी एक बाटी पे, वो एक पेयर में ही बनेगा। अगर किसी पे प्लस है तो किसी पे माइनस गया ही होगा, और दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, सिस्टम टोटल कितना बना लेगा, शून्य। इसलिए ब्रह्मांड का हम कुल आवेश कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं। ठीक है, तो एकल आवेश को तो न हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और अब जब बात आती है कि हम एकल आवेश को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं तो उत्पन्न क्या करते हैं, तो हम याद रखेंगे कि जोड़ी में आवेश किसमें उत्पन्न होते हैं, जोड़ी में उत्पन्न होते हैं और जोड़ी के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये चीज हमको समझ में आई। फिर एक घटना होती है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस समय क्या हुआ कि आपको पता है आइंस्टाइन का एक सिद्धांत बहुत फेमस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा और द्रव्यमान और ऊर्जा जो समीकरण है आप पढ़ते हैं E बराबर mc², जहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और E क्या है, ऊर्जा है। तो उन्होंने ऊर्जा और पदार्थ, द्रव्य और ऊर्जा में उन्होंने जो संबंध स्थापित किया वो क्या था, E बराबर mc²। उनके कहने का मतलब था अगर कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, उसका मास m है, मान लीजिए 50 ग्राम है या 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम वाले को हम नष्ट कर दें, इस दुनिया से समाप्त कर दें, इस दुनिया में उस पदार्थ का कोई भी अस्तित्व ना रह जाए, तो हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी, ई का मतलब ऊर्जा। तो उन्होंने कहा वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कितनी होगी, तो उन्होंने कहा जो c के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। c का स्क्वायर मतलब c प्रकाश की चाल है, प्रकाश की क्या है, चाल है। तो प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 10⁸ का भी स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ कितना, 16, और 10⁻16 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करा दें, 10⁻16। अगर 1 kg का द्रव्यमान है उसमें इतने का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप देखते हैं पावर पढ़ना चालू करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब तो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई। तो आपको समझ में आता है कि 1 kg पदार्थ को भी नष्ट कर दिया जाए तो इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी जिसकी गणना करना ही मुश्किल है। क्यों, यही तो करता है परमाणु बम। परमाणु बम क्या करता है, अपने पदार्थ को नष्ट करता है और अपार ऊर्जा, अनियंत्रित ऊर्जा मुक्त होती है, जो क्या होती है, महाविनाशकारी, महाप्रलयकारी उत्पन्न होती है। तो ये आइंस्टाइन ने ही बताया था। अच्छा, आइंस्टाइन के सिद्धांत को बहुत मजाकिया तौर पे रदरफोर्ड ने खंडन भी किया था कि ऐसा संभव ही नहीं कि हम किसी पदार्थ को या द्रव्य को ऊर्जा में बदल सके। तो बात की बात, जो परमाणु बम बना तो रदरफोर्ड का सिद्धांत का खंडन हुआ। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक चीज तो हमको समझ में आई कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ को नष्ट करते हैं, पदार्थ का नष्ट होने का मतलब क्या हुआ, फिर विवाद हुआ। पदार्थ अगर नष्ट हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश भी तो नष्ट हुए होंगे। क्यों, क्योंकि यही तो ऊर्जा में बदल रही है। तो अब बात आई, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा था कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अब मन में ये ना है कि प्रोटॉन भी तो साथ में नष्ट हो गए, तो याद रखिएगा केवल इलेक्ट्रॉन नष्ट होते हैं और वही बहुत सारी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये अब बात आई कि ये आवेश नष्ट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि हम अगर m द्रव्यमान को नष्ट कर दे तो हमको अपार ऊर्जा मिलेगी। तो इसको कहने के लिए फिर बताया गया, शोध किया गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि हम आवेश को तो नष्ट कर ही नहीं सकते। अगर पदार्थ नष्ट हो गया तो हमारा आवेश गया तो गया कहाँ। तब बताया गया कि नाभिक के अंदर एक और तत्व पाया, एक और चार्ज पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन सदैव कहाँ पाया जाएगा, नाभिक के अंदर। तो एक और पाया जाएगा आवेश, और उसका हम क्या नाम दिए, हमने कहा वो पॉजिट्रॉन होगा। और पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है इसके विपरीत होता है। अगर इस पे, अगर ये माइनस ई है तो पॉजिट्रॉन पे क्या होगा, प्लस ई, और दोनों मिलकर शून्य हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन नष्ट होकर ऊर्जा मुक्त करेंगे उतने पॉजिट्रॉन उस नाभिक से निकलेंगे, दोनों मिलेंगे,
नष्ट हो जाएंगे और अपार ऊर्जा को मुक्त करेंगे। ये तो क्रिया हो गई कि हम पदार्थ को नष्ट करते तो आवेश पदार्थ को जब हमने नष्ट किया तो क्या हुआ, आवेश हमारे नष्ट हो गए। अच्छा, अब अगली बार इसी का उल्टा पूछा जाए कि इसका अगर हम आवेश का विनिर्माण कर दें, हम आवेशों को बना दें, तब क्या होगा। तब हम आवेशों को जब बनाते हैं तब क्या होता है, तब भी कुछ पद ये उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे, तो हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए मतलब इतना ही आपका पर्याप्त है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हाँ, ये इतना याद रखेंगे कि आवेश हमेशा जोड़ी में नष्ट होंगे, एकल आवेश का कोई वो नहीं होगा। और आवेश बनेंगे भी किसमें, आवेश बनेंगे भी जोड़ी में, और आवेश हमेशा नष्ट होंगे तो जोड़ी में। ये आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ये क्लास हम इसलिए छोटी रख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कूलाम का नियम, कि कूलाम ने कैसे ऐंठन तुला का प्रयोग करके उन्होंने दो आवेशों के बीच बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, अगर उन्होंने दो चार्ज को लिया और उनको कैसे पॉइंट चार्ज का मानकर उनके बीच लगने वाले बल की गणना करी। और ये कितना होता है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास है और अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कूलाम के नियम के द्वारा दो आवेशों के बीच या दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करते हैं, ये किसने बताया, कूलाम ने बताया था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं आप करते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ।